दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2021 का पेपर है। तो इस पेपर से हम 2021 में जो हिंदी की क्लास 12 हिंदी, और हिंदी भी कौन सी हिंदी, सामान्य हिंदी के पेपर का पैटर्न समझने का प्रयास करेंगे। और हम इस पेपर की हेल्प से ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि पेपर किस तरह का आ सकता है। दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कक्षा 12 का ये प्री बोर्ड 2021 का पेपर है। और प्री बोर्ड में ज़्यादा अंतर नहीं होता, हम जानते हैं। तो प्री बोर्ड में कैसा पेपर सेट किया गया हिंदी क्लास 12 का, चलिए देख लेते हैं। तो पेपर को पढ़ने के लिए 15 मिनट आपको मिलते हैं। और पेपर जो है वो दो सेक्शन का और सेक्शन खा में विभाजित है। तो सेक्शन का जो सबसे पहला प्रश्न होता है दोस्तों, वो हम जानते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास पर आधारित होता है। और यहाँ पर आपसे 10 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पर आप प्रश्न देख रहे होंगे कि हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी पद्य साहित्य, 5-5 नंबर की बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। और इन प्रश्नों पर आधारित हमने कुछ वीडियोस किए हैं जो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। अब वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 5 प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं जिनका आपको सही विकल्प चुनकर लिखना होगा। अब यहाँ पर हम आंसर नहीं बताने वाले आपको, आप इनका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करिए, जिससे और भी बच्चों की हेल्प हो सके। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, ढेर सारे क्वेश्चन हमने अपनी पोस्ट के माध्यम से भी आपको दिए थे और साथ ही साथ हमने इससे संबंधित कुछ वीडियोस में भी आपको बताया है। पेपर का पैटर्न समझ रहे हैं यहाँ पर। दूसरा हमारा प्रश्न होगा हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास पर आधारित प्रश्नों का। और इसमें भी आपके 5 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर 5 प्रश्न आपको दिख रहे होंगे, तो इनका भी आंसर आपको याद होना चाहिए। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 1 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है, तो 10 नंबर के ये सभी प्रश्न आपके बन जाते हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास अच्छे से तैयार कर लो तो कम से कम 10 नंबर आपके पेपर स्टार्ट होते ही पक्के हो सकते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पे क्या क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो जाता है। गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो 10 नंबर का क्वेश्चन होगा भैया ये। और होता क्या है कि आपको एक पैसेज यानी कि गद्यांश दिया होगा और उसके नीचे कुछ प्रश्न लिखे होंगे, उनके आपको आंसर लिखने होंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ से ये देखिए गद्यांश चालू हुआ है, पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान। ठीक है, और ये गद्यांश अभी चल रहा है, नेक्स्ट पेज पे है। ये देखिए यहाँ पर चल रहा है अभी ये गद्यांश। तो यहाँ तक आया, स्वागत करते हैं। अब इसका जो इस पैसेज के नीचे जो प्रश्न लिखे हुए हैं वो ये प्रश्न है कि गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। पाठ का नाम लिखना है और लेखक का नाम लिखना है। दूसरा है हम गौरव के साथ किसे धारण करते हैं। तो इसी पैसेज में आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। हमारे पूर्वजों ने संस्कृति के किन क्षेत्रों में अपना पराक्रम दिखाया है। उसी पैसेज को, उसी गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना, आपको आंसर मिल जाएगा। फिर है राष्ट्र के विकास का स्वाभाविक ढंग किससे बताया गया है और रेखांकित अंश की आपसे व्याख्या करने को कही गई है। अब यह वाला अगर आपके गद्यांश समझ में ना आए ठीक से, तो अथवा में आपको एक विकल्प दिया गया है, नए शब्द, नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोग से युक्त भाषा को व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एक और पैसेज दे दिया गया है। अगर आप ऊपर वाला पैसेज ना समझ पाए तो आप ये वाला पैसेज यानी कि ये वाला गद्यांश कर सकते हैं। और फिर इसके नीचे जो प्रश्न लिखे हुए हैं इनके आपको उत्तर देने होंगे। वही प्रश्न है सेम कि आपको सबसे पहले गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखना है। भाषा का विकास कब नहीं होता है, उसी पैसेज में, ये जो पैसेज दिया हुआ है आपको इसी में मिल जाएगा दोस्तों। फिर है भाषा को आधुनिकता प्रदान करने की क्यों आवश्यकता है। और फिर है भाषा का प्राण तत्व क्या है और रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। रेखांकित अंश कहाँ से है, यहाँ से लेकर जिसके नीचे अंडरलाइन है, ये है हमारा रेखांकित अंश। तो यहाँ से लेकर हमें यहाँ तक, नहीं होता तक जो रेखांकित अंश है, इसकी व्याख्या भी करनी होगी। तो गद्यांश वाला तो प्रश्न भैया निपट गया। गद्यांश तैयार कर लो अच्छे से, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे। क्वेश्चन बैंक की हेल्प से आप अपने कुछ गद्यांशों को अच्छे से उनका रिवीजन कर लें, उनका प्रेजेंटेशन सीख लें कि कैसे हमें कॉपी में प्रस्तुत करना है, तभी आपको हिंदी में अच्छे नंबर मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो गद्यांश की तैयारी चालू रखनी चाहिए भैया। तो सबसे अब 4th क्वेश्चन आता है पद्यांश यानी कि कविताओं पर आ जाएगी बात।
तो यहाँ पर क्या है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। ये भी क्वेश्चन 10 नंबर का है। तो नीले फूले कदम कलम दल सी गात की श्यामता है, ये हमारा एक पूरा कविता का पार्ट दिया हुआ, यहाँ तक दिया हुआ है। अब फिर आपसे प्रश्न पूछे गए हैं कि कविता का शीर्षक यानी कि कविता का नाम क्या है और उसके कवि जो हैं उनका नाम आपको लिखना है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो रेखांकित अंश क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ जो अंडरलाइन है, ये देखिए अंडरलाइन इसके नीचे लगी हुई है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अंडरलाइन पोर्शन की आपको व्याख्या करनी है। कलम करसी में कौन सा अलंकार है, अलंकार आपको बताना है। इसके बाद है अलग तथा सकल शब्द के आपको अर्थ लिखने हैं। और राधा पवन से कृष्ण को पहचानने का क्या उपाय बताती हैं, ये आपको लिखना है। ठीक है, इसका उत्तर ध्यान से पढ़ना कविता, आपको इसमें समझ में आ जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब वहीं लिखा हुआ है हिंदी में। ये सबसे अच्छी सुविधा है कि आप उसी पैसेज से आंसर निकाल सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा माइंड चलाना होगा दोस्तों। अब अगर ये वाली कविता आप ऊपर वाली नहीं समझ पाते हैं तो आपको यहाँ पर अथवा में क्वेश्चन मिल जाता है। तो यहाँ पर ये दूसरी कविता का पार्ट दिया हुआ है, यहाँ पर भी सेम वही प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। इस कविता को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना। और क्या पूछा गया कि कविता का शीर्षक यानी कविता का क्या नाम है, और ये कविता क्या है, ये आपके सिलेबस में जो आपके चैप्टर्स हैं ये वहीं से कविताएं या गद्यांश लिया जाता है। कविता का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखना है। रेखांकित अंश, देखिए अब ये रेखांकित अंश यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। और प्रस्तुत काव्यांश में महादेवी वर्मा ने क्या आह्वान किया, तो भैया कवि तो हमारे क्लियर हो गए कि महादेवी वर्मा जी की ये कविता है। और हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका, इस पंक्ति में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये जो पंक्ति है यहाँ पर इस कविता में देखिए, इसका आपसे भावार्थ पूछा जा रहा है, क्या अर्थ है इसका। और कवि के अनुसार मंडप के साधना पथ में कौन उसके शत्रु बनकर खड़े हो जाते हैं। कविता को ध्यान से आपने पढ़ा होगा, उसकी एक्सप्लेनेशन तैयार कर लीजिए। इस तरह के पद्यांशों की प्रैक्टिस करते रहिए आप अपने क्वेश्चन बैंक से, अपने नोट्स जो आपने बनाए हों, तो इससे आपको बहुत ही आसान हो जाएगा, चुटकी बजाते हुए पहला पेपर हल करके आओगे दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं कि क्या प्रश्न पूछे जाएंगे या किस तरह का हमारा पैटर्न हो सकता है। दोस्तों आपको बताता चलूँ कि ये एक मॉडल पेपर है, इसकी सहायता से हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पेपर का पैटर्न कैसा आएगा। और क्वेश्चन आपको इस प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको तैयार करना चाहिए अपनी बोर्ड परीक्षा के लिए। तो अब दोस्तों हमारा अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। सीमा है, शब्द सीमा है, अधिकतम 80 शब्दों में आपको लिखना है और इसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। 3 नंबर साहित्यिक परिचय के लिए और 2 नंबर उनकी रचनाओं के लिए, जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय के लिए, और जो 2 नंबर हैं वो उनकी रचनाओं के लिए। 3 ऑप्शन कौन से हैं, सबसे पहले तो है हमारे पास डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय लिख सकते हैं। दोस्तों कन्फ्यूजन ये आती है कि साहित्यिक परिचय यहाँ पर लिखा हुआ है तो क्या जीवन परिचय लिख सकते हैं। जी हाँ, आप जीवन परिचय लिखिए थोड़ा सा, और उन्होंने साहित्य में, उनका साहित्य में क्या योगदान है, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की, उनकी भाषा कौन सी थी, उनकी शैली कौन सी थी, वो कौन सी भाषा का यूज करते थे, उनकी कविता की विशेषता क्या थी, ये सब आपको साहित्यिक परिचय में बताना है। लेकिन उनका प्रारंभिक जन्म कहाँ हुआ, ठीक है, जन्म कहाँ हुआ, प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, ये तो हम लिखेंगे ही ना। जीवन परिचय चाहे ना लिखा हो, यहाँ पर साहित्यिक परिचय लिखा हो, लेकिन जीवन परिचय से स्टार्ट करते हुए उनका हम साहित्य में योगदान बताते चलेंगे और फिर रचना हेडिंग डाल के उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हम लिख देंगे, बात खत्म। ठीक है, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, 3 ऑप्शन है, किन्हीं एक का आपको करना है। नेक्स्ट है हमारे पास निम्न में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। ये भी शब्द सीमा 80 शब्द है और इसमें ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 6 आता है, बहादुर
ये क्वेश्चन तो लगभग कंफर्म होता है। बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ये भी 80 शब्द में करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। पंचलाइट कथा अच्छे से पढ़ लीजिए, उसका उद्देश्य समझ लीजिए, क्या है हमारा कथा का पूरा सार क्या है उसको समझ लीजिए और वो आप लिख सकते हैं। ये लगभग कंफर्म होता है क्वेश्चन। या फिर आपको अथवा में विकल्प मिला है कि ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखी। तो इसमें आप झंझट ना पालो, आप पंचलाइट और बहादुर को अच्छे से तैयार करके रखो। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। स्वपठित खंड काव्य की कथा वस्तु, कथानक, कथा। आपका जो खंड काव्य होते हैं वो अलग अलग जिलेवार अलग अलग होते हैं। तो जो भी आपके जिले में खंड काव्य पढ़ाया जाता हो उसी हिसाब से आपको ये क्वेश्चन तैयार करना है। 5 नंबर का ये प्रश्न होता है। ठीक है। स्वपठित खंड काव्य के नायक प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण पूछ लिया जाता है। तो खंड काव्य के बारे में यहाँ पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि वो अलग अलग जिले में अलग अलग खंड काव्य पढ़ाया जाता है। अब भैया खंड खा स्टार्ट हो जाता है जो कि संस्कृत होती है। और संस्कृत में क्या आएगा, संस्कृत में आपके सबसे पहले हिंदी में अनुवाद करना पड़ेगा आपको संदर्भ सहित। तो यहाँ पर आप देखें कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये आपको गद्यांश दिया गया संस्कृत में। अगर आप ये ना करना चाहें तो फिर आप ये करेंगे। इसका आपको चैप्टर का नाम लिखना है, कौन से पार्ट से लिया गया है, और फिर आपको इसका हिंदी में अनुवाद करना होगा। ठीक, ये 2 गद्यांश है, किसी एक का आपको करना है। एक ये है, ये करो, या फिर ये नहीं करना चाहते तो फिर ये दूसरा वाला करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसके बाद दिया है कि दिए गए पद्यांशों या श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे भी आपको हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये श्लोक है, इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है और संदर्भ भी लिखना है कि कौन से पार्ट से आपकी पाठ्य पुस्तक जो है होती है संस्कृत दिग्दर्शिका उसके कौन से पार्ट से ये श्लोक लिए गए हैं। ठीक है। ये तो कविता है, ये पद्यांश है और अथवा में एक श्लोक भी दिया हुआ है। अब भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रामर पे पहुंच गए हैं कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे ईद का चांद होना, ठीक है। दूसरा है एक अनार 100 बीमार, ठीक है। फिर क्या है, का वर्षा जब कृषि सुखाने, और 1 11 होना। ठीक है। तो इसमें ठीक है कुछ ज्यादा किसी एक का अर्थ लिखना है और उसको वाक्य में प्रयोग करके आपको दिखाना है। ये क्वेश्चन आप समझते हैं, आसान होता है, आराम से आप कर ले जाएंगे। अब जो क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हुआ है यहाँ पर संधि विच्छेद का है। तो संधि विच्छेद आता है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 नंबर में संधि विच्छेद आता है। तो संधि विच्छेद के 2 प्रश्न हैं। इसके बाद संधि विच्छेद के 3 प्रश्न हैं यहाँ पर, और तीनों में ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। आंसर सेलेक्ट करके आपको लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पर संधि के जो नियम है उसके हिसाब से ही होगा। इसके बाद आत्मानम शब्द की विभक्ति को सही पहचान कर लिखना है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न आपको ग्रामर में मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे, 3 तो बहुविकल्पीय प्रश्न संधि से मिल जाएंगे। इसके बाद 2 प्रश्न आपको विभक्ति से मिल जाएंगे। 2 प्रश्न कहाँ से मिल जाएंगे, विभक्ति से मिल जाएंगे। इसके बाद क्या है कि फिर आपको निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखें। ये भी आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएंगे। तो 5 और 2 7 प्रश्न आपको बहुविकल्पीय यहाँ पर मिल गए। ठीक है। अब क्या होगा कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। अब यहाँ पे आपको विकल्प नहीं मिलेंगे। जैसे 2 कनक माने सोना होता, कनक माने धतूरा होता, आप समझ रहे। कर माने क्या होता है, कार्य करना। ठीक है। बोलते हैं ये कर वो कर, और कर माने टैक्स, यानी कि टैक्स होता है। ठीक है। अंबर एक पदार्थ भी होता है और अंबर माने आकाश भी होता है। तो एक शब्द के 2 अर्थ आपको लिख के दिखाने हैं। फिर क्या, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखना है। जैसे जिनके माता पिता ना हो वो अनाथ कहलाता है। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हों तो उसे क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे, महत्वाकांक्षी उसे कहेंगे।
ठीक है, तो एक शब्द चयन, ये भी बहुविकल्पी प्रश्न है। तो 7 यहाँ पे हम गिन लेते हैं इसको, 3 संधि से बहुविकल्पी प्रश्न हो गए, ठीक है, 2 विभक्ति और वचन से हो गए 5 बहुविकल्पी प्रश्न, फिर 2 हो गए हमारे पास शब्द युग्मों का सही अर्थ, ये हो जाते हैं 7 क्वेश्चन, और फिर 2 क्वेश्चन हमें यहाँ पर मिल गए, तो 9 क्वेश्चन हमारे बहुविकल्पी मिल जाएंगे ग्रामर से। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो तो उसे क्या कहते हैं, अपवाद कहते हैं। इसके बाद क्या है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध कीजिए, ये विकल्प नहीं है। 9 बहुविकल्पी प्रश्न मिल जाएंगे इधर आपको ग्रामर में, लेकिन इसको आपको शुद्ध करना है, तो शुद्ध करने में विकल्प आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपको वाक्यों में जो भी गलती है उसको शुद्ध करके लिखना है। 2 वाक्यों को शुद्ध करना है। यहाँ पर दिए तो 5 हैं, ये तो 4 हैं, लेकिन शुद्ध 2 करना है। इसके बाद रस छंद अलंकार में चलते हैं। रस छंद अलंकार में आपको मिल जाता है वीर रस अथवा श्रृंगार रस, याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। स्थायी बहुरति होता है इसका, ठीक है, उसको देख लेना। उसके साथ उसकी परिभाषा अथवा उदाहरण लिखे, या तो परिभाषा लिखो या तो उदाहरण लिखो। इसके बाद अलंकार में अनुप्रास अथवा उत्प्रेक्षा, सिलेबस देख लो कि कौन कौन से अलंकार हैं। इसके अलावा क्वेश्चन बैंक जो होते हैं वहां पर भी इसको क्लियर किया जाता है। तो 2 नंबर में रस, 2 नंबर में अलंकार, 2 नंबर में छंद, दोहा और सोरठा और चौपाई इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के सामान्य हिंदी के लिए, साइंस साइड के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए। तो 6 नंबर के हमारा रस छंद अलंकार हो जाता है। फिर क्या आता है, एप्लीकेशन आता है। किसी इंटरमीडिएट कॉलेज में लिपिक के रिक्त यानी कि क्लर्क के रिक्त पद हेतु अपनी नियुक्ति हेतु उस कॉलेज के प्रबंधक को एक आवेदन पत्र लिखिए। 6 नंबर का पत्र होता है। इसके बाद क्या है, अगर आप ये पत्र नहीं लिखना चाहते, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लिख सकते हैं कि अपने गांव में स्वच्छता एवं सफाई हेतु अपने क्षेत्र के उप जिलाधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखो। ठीक, अब 6 नंबर में ये हो जाएगा पत्र लेखन। इसके बाद क्या है कि निबंध आएगा 9 नंबर में। तो निबंध में आपको कम से कम मान के चलिए कि 6 से 7 पेज कम से कम लिखने होंगे निबंध, क्योंकि निबंध में जितना अधिक आप लिखेंगे, जितना सुंदर लिखेंगे, अच्छा हेडिंग डाल देंगे, कुछ नारा लिख देंगे, कोई शेर लिख देंगे, कोई कविता की पंक्तियां लिखते हुए, आप समझ रहे होंगे निबंध में कुछ चीज़ें हमें ऐड भी करनी पड़ती हैं कि किसने कब क्या कहा, या इस पर जैसे वायु प्रदूषण है तो उस पर वर्तमान परिस्थितियां क्या हैं, वर्तमान में क्या चल रहा है, दिल्ली में क्या परिस्थितियां आई थी अभी वायु प्रदूषण के कारण, इन सभी को बताते हुए अपना निबंध अच्छे से सजाइए। 6, 7, 8 पेज, तो आपको 9 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। 9 नहीं तो 7, 8 मिलते हैं। तो निबंध किस पे लिखना है, पदोन्नति में आरक्षण का औचित्य, प्रदूषण की समस्या और समाधान, किसी एक टॉपिक पे लिखना है। टॉपिक 4 दिए हैं। इसके बाद आतंकवाद कारण और निवारण, और चौथा है मेरे प्रिय साहित्यकार। तो यहाँ पर 4 टॉपिक हैं, किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा पेपर। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने पेपर के पैटर्न को समझ लिया होगा कि कितने नंबर में कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यही हमारा उद्देश्य था कि आप समझ जाएं कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा, क्योंकि हिंदी का पेपर पहला है दोस्तों, तैयार करते ही, क्योंकि समस्या ये होती है कि हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के चलते हम हिंदी पर ध्यान नहीं दे पाते। तो इसको ध्यान दीजिए और अच्छे मार्क्स लाइए। इसी उम्मीद के साथ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए एग्जाम्स विद MS को आप सब्सक्राइब कीजिए। मन आपका है, मर्जी आपकी है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। तो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी, एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर दोस्तों। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स, गुड लक फॉर योर करियर। थैंक यू एंड बाय बाय।